हेलो फ्रेंड, डीएनए स्टडी में आज आपका स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में कौन सी एडिनल ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे। एडिनल ग्रंथि के हमने देखा एडिनल ग्रंथि कहाँ किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पे? किडनी के ऊपर पाई जाती है। जैसे ये हमारी किडनी है, ठीक है, ये किडनी और इसके ऊपर एडिनल ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? हमने देखा इनकी संख्या 2 संख्या होती है, ठीक है। और इसे हमने देखा इसे 3F और 4S भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसको एडिनल ग्रंथि को इसके 2 भागों में बांटा गया है। देखते हैं इसके 2 भाग कौन कौन से हैं। तो एक इसका एडिनल ग्रंथि का एक भाग है कार्टेक्स भाग और एक बोलते हैं मेंडुला भाग, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं। जैसे ये एडिनल ग्रंथि ले लिए और ये बाहर वाला भाग कौन सा होगा, बता सकते हैं? ये होगा ये कार्टेक्स, ठीक है। और ये अंदर वाला भाग क्या बोलते हैं? अंदर वाले भाग को मेंडुला भाग, ठीक है। इसको मेंडुला भाग कहते हैं। और कार्टेक्स भाग से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? इससे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। देखते हैं, एक तो ग्लूकोकार्डियस, ठीक है, और एक मिनरलोकार्डियस और एक होता है सेक्स हार्मोन। ये हार्मोन यहाँ से स्रावित होते हैं। और अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेंडुला भाग की। मेंडुला भाग से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, बता सकते हैं? मेंडुला भाग से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो है कौन सा? एपिनेफ्रिन और एक नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। और एपिनेफ्रिन को क्या बोल सकते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन, या नॉन एपिनेफ्रिन का और दूसरा क्या नाम है? नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। तो ये इनके भाग हैं। तो हमने ये पढ़ लिया भाई। इसके कौन से? इसमें एक तो 3 हार्मोन स्रावित करता है, कौन सा? कार्टेक्स भाग से। और मेंडुला भाग से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे अभी हम। तो कौन सा? ये एक तो एपिनेफ्रिन और एक हो जाएगा कौन सा? नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन यहाँ से हार्मोन स्रावित होते हैं 2। तो अब बात कर लेते हैं किसकी? मेंडुला भाग। मेंडुला भाग से निकलने वाले मतलब हार्मोनों की, या मेंडुला भाग से, मेंडुला जो भाग है उससे निकलने वाले कौन कौन से 2 भाग है, यही है कौन सा? एपिनेफ्रिन और एक नॉन एपिनेफ्रिन। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो ये डायग्राम समझ में आया आपको? इसको 2 भागों में बांटा गया, कार्टेक्स और एक मेंडुला भाग, ठीक है। तो अब इसके बाद में बात कर लेते हैं हम ठीक है। अब बात करते हैं किसके? मेंडुला भाग से निकलने वाले हार्मोन या भाग देख लेते हैं। तो यहां देखते हैं कौन सा? मेंडुला भाग से, ठीक है। मेंडुला भाग से कौन कौन से अभी मैंने बताया? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन और दूसरा कौन सा है? नॉर, ठीक है। दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन। और क्या बोलते हैं इसे? एपिनेफ्रिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? बता सकते हैं? इससे बोलते हैं एड्रेनलिन। इसे एड्रेनलिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन। और नॉर एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं? यही से बोलते हैं, या नॉर क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। अब ये हो गए इसके
एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। अब ये करते क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये हार्मोन हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, हृदय धड़कन को बढ़ाते हैं और श्वसन दर को बढ़ा देते हैं। अब ये कैसे बढ़ाते हैं, ये जब संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं, क्या इन्हें दोनों को, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब मान लीजिए हमारे को विपरीत परिस्थितियों के अंदर अचानक से कोई घटना होती है, तो उस समय क्या है, हम इनका ये क्या है, एक ये मेंडुला भाग से क्या एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोनों का स्राव होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई शेर आ जाता है, या आप कहीं जंगल में जा रहे हैं तो एकदम से शेर आ गया, तो आप एकदम से क्या है, उसे देख के क्या चौंक जाएंगे, और उस समय क्या आपको एकदम से आपकी क्या पसीना ग्रंथियां सक्रिय हो जाएंगी, ठीक है, और आपका क्या है, रक्तदाब भी बढ़ जाएगा और हृदय धड़कन भी एक साथ बढ़ जाएगी, और आपकी सांसें भी क्या है, स्पीड, उन सांसों की श्वसन दर भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब आप उस समय सोचेंगे ये एकदम से भाई ये क्या हुआ, ठीक है, शेर आते ही। तो अब आपका क्या होगा भाई, एड्रेनालिन ग्रंथि क्या, ये दो हार्मोन स्रावित करेगी, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ये एक अचानक से या संकट के समय ही क्या होती है, सक्रिय होती है। तो इनके प्रभाव में अब क्या है, अब ये जब ये हार्मोन स्रावित होंगे तो उस समय क्या है, आपने देखा होगा ये हमारी क्या रूंगटे भी क्या है, खड़े हो जाते हैं, ठीक है, बाल भी खड़े हो जाते हैं, और हमारी क्या है, पुतलियां फैल जाती है। तो आप अचानक से देखोगे तो आपकी क्या पुतलियां भी फैल जाएगी, ठीक है। तो अब वो क्या होगा, मस्तिष्क तो क्या है, सोचने लग जाएगा अपन क्या करें, ठीक है। मस्तिष्क तो क्या है, संवाद में भाई ये छोटा है कि शेर छोटा है, बड़ा है, या फिर या भाई कमजोर है, कैसा है, तो मस्तिष्क तो इसके बारे में सोचने, लेकिन ये क्या करता है, ये तुरंत क्या है, एड्रेनल ग्रंथि इन्हें हार्मोन को स्रावित करती है तुरंत, और संदेश देती है मस्तिष्क को कि यहां से तुरंत भाग जाओ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हार्मोन काम करते हैं, ठीक है। या अचानक से आप किसी गाड़ी आ रही है, तो अचानक से गाड़ी को पास में देखते वक्त उस समय भी क्या है, ये चीजें हृदय धड़कन, श्वसन दर और रक्तदाब की, ये रोंगटे खड़े होना, ये चीजें एकदम से होती है, और एकदम से क्या है, एड्रेनालिन इन हार्मोनों को स्रावित करती है, ताकि उस संकट के समय में क्या है, उसको निकाल सके, ठीक है। तो अब अभी क्या बोलते हैं, अभी इन्हें क्या बोलते हैं, करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। तो मैंने बताया अब शेर के सामने क्या है, कि शेर के सामने क्या करती है, एकदम से सक्रिय करती है, तो उसमें ये स्रावित करती है, या तो करो या मरो, मतलब या तो उसे क्या लड़ाई के लिए भी प्रेरित करती है, कौन सी, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन, ठीक है। तो अब और इसे क्या बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं, इन्हें 3F अथवा संकट हार्मोन भी कहते हैं। मैंने बताया संकट हार्मोन क्यों, क्योंकि हमारे क्या है, संकट के समय क्या है, हार्मोन स्रावित होता है एड्रेनल ग्रंथि से, और वहां से निकालने का कार्य कौन करते हैं, ये एड्रेनल ग्रंथि, ये हार्मोन करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इनके हार्मोनों के स्रावित होते ही क्या है, हमारी रक्तदाब, हमारे जो रक्तदाब है बढ़ जाता है, हृदय जो धड़कन है वो भी बढ़ जाती है, और श्वसन दर भी बढ़ जाती है, ठीक है। और हार्मोनों के प्रभाव में क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और हमारी जो पुतली है क्या फैल जाती है, और ये हमें क्या करता है, ये अंदर क्या है, व्यक्ति के अंदर डर और जोश पैदा करता है। तो मैंने बताया क्या करता है, ये डर तो पैदा करता है, अब जोश कैसे पैदा करता है, मान लीजिए आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई करते वक्त क्या है, आपके उस समय क्या है, जब क्या है, ये एड्रेनल ग्रंथि क्या सक्रिय होती है, तो ये जब हार्मोन स्रावित करेगी तो आपके अंदर क्या है, जोश की भावना, आप में जैसे इंटरेस्ट आता रहेगा उसके प्रति, तो क्या होगी, ये हार्मोन स्रावित होंगे, और आप में क्या जोश पैदा होगा, ताकि आप और भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो ये क्या करती है, डर और जोश पैदा करती है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा एड्रेनल ग्रंथि के हमने देखे दो भाग होते हैं, एक तो एपिनेफ्रिन और एक कार्टेक्स, एक तो होता है कार्टेक्स भाग और एक मेंडुला भाग। और मेंडुला भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। और कार्टेक्स भाग में हमने देखा ये 3 हार्मोन निकलते हैं। और फिर हमने देखा कि मेंडुला भाग से निकलने वाले दो भाग निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं। एक तो होता है एपिनेफ्रिन और एक नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं, और एड्रेनलिन हार्मोन, और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं।
इन दोनों को करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है, और इन्हें क्या है 3F अतः संकट हार्मोन कहा जाता है। इन हार्मोनों के प्रभाव में क्या होता है, हमारे रक्तदाब, हृदय धड़कन, श्वसन बढ़ जाती है, और इन हार्मोन के प्रभाव में हमारे क्या होता है, रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, हमारी जो पुतलियाँ भी क्या हो जाती है, फैल जाती है, और हमारी जो पसीना ग्रंथि है वो भी सक्रिय हो जाती है, और हमें ये क्या करता है, डर व जोश पैदा करता है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि ये कार्टेक्स भाग से कौन से, कार्टेक्स भाग से कितने 3 हार्मोन निकलते हैं, एक तो ग्लूकोकार्डियस और एक मिनरोकार्डियस और एक सेक्स हार्मोन निकलते हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं हम। तो आपको समझ में तो आ रहा है ना, मैं आपको स्क्रीन पे ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप वहां से भी क्या है उन नोट्स को वहां से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और एक अच्छी नोटबुक बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपको, और इन नोट्स के अलावा आपको किसी नोट्स को क्या है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इन्हीं को, इन जो मैं आपको स्क्रीन पे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, अगर आप इन्हें भी देख के जाएंगे हर किसी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ले लीजिए, तो आपको क्या है यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाहर से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब हम देख लेते हैं कार्टेक्स भाग के हार्मोन, कार्टेक्स भाग के हार्मोन देख लेते हैं। तो कार्टेक्स भाग के हार्मोन देख लेते हैं। ठीक है, अब कार्टेक्स भाग से 3 हार्मोन निकलते हैं, हमने बात करी। पहला कौन सा निकलता है जी, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोकार्डियस, ग्लूकोकार्डियस, एक इससे क्या बोलते हैं ग्लूकोकार्डियस, और ये भाग है। ठीक है, कार्टेक्स भाग के यानी भाग भी कहते हैं, और ग्लूकोकार्डियस से भी एक हार्मोन स्रावित होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे कौन सा, कार्टिसोल हार्मोन कहते हैं। तो पहले हम ग्लूकोकार्डियस हो गया, ग्लूकोकार्डियस से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, कार्टिसोल। ठीक है, ग्लूकोकार्डियस से कार्टिसोल, इससे कौन सा ग्लूकोकार्डियस से कार्टिसोल हार्मोन निकलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, सेकंड भाग की, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनरोकार्डियस, क्या बोलते हैं, मिनरोकार्डियस। ठीक है, मिनरोकार्डियस, और इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, बता सकते हैं, बताइए। मिनरोकार्डियस से हार्मोन निकलता है, उसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। कौन सा, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे। ठीक है, अब कौन सा रह गया, तीसरा हार्मोन कौन सा होता है, मैंने आपको बताया एस, तो इससे कौन सा, सेक्स हार्मोन निकलेंगे एस से। ठीक है, अब ये कौन सा होता है, ये मेल और फीमेल में क्या अलग अलग निकलते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ठीक है, कौन सा, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इससे भी 2 भाग निकले हैं, मेल और फीमेल में। ठीक है, ये हो गया मेल, और ये, ठीक है, समझ में आया, ये फीमेल होगी साहब। अब इससे मेल से कौन सा निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल से एस्ट्रोजन। ठीक है, तो अब ये हो गए कार्टिसोल के भाग। तो अब इसके बाद में बताइए, अब हम देखेंगे किसके बारे में, अब देखेंगे हम कार्टिसोल के बारे में। ठीक, तो पहले इसे देख लेते हैं, कार्टिसोल के भाग हमने देखे। कार्टिसोल के भाग में जो है, एक तो
ग्लूकोकार्डियस, उससे निकलता है कौन सा हार्मोन, कार्टिसोल। और फिर देखा हमने मिनरोकार्डियस, उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और फिर तीसरा देखा हमने सेक्स हार्मोन, जिसमें मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कार्टिसोल। कार्टिसोल के बारे में बात करेंगे। कार्टिसोल जो हार्मोन है ये कार्य क्या करता है, तो हम देखेंगे कार्टिसोल कार्य क्या करता है, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? कहीं कहो सर भाई हमारी तो मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। नहीं रे, मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो आप इसे क्या करें, दो क्या इनकी रेगुलर नोट्स बनाते रहिए और इसे क्या इन नोट्सों को रिवीजन करते रहिए, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इस इनकी क्या एक नोट कॉपी बनाइए और नोट कॉपी में इन्हें उतारिए। और मैंने आपको बताया आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। यहीं से घुमा फिरा के क्या है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इनसे ही, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम देख रहे थे कौन सा, कार्टिसोल हार्मोन, ठीक है। तो हम देखते हैं कार्टिसोल हार्मोन के बारे में। अब ये बताइए मुझे कार्टिसोल हार्मोन कार्य क्या करता है? बताइए। कार्टिसोल हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर में क्या है ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। हमारा जो शरीर है उसमें ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाएगा और इसे क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अब जीवन रक्षक हार्मोन क्या क्यों कहा जाता है भाई, हमारे ग्लूकोज क्या है, हमारे शरीर में क्या है सब एनर्जी किससे बनती है, ग्लूकोज से ही बनती है, ठीक है। तो ग्लूकोज से क्या है, ग्लूकोज पे क्या पड़ती है, ऑक्सीजन पड़ती है, ऑक्सीजन O2, और ग्लूकोज पर ऑक्सीजन पड़ेगी तो क्या बनेगी, एटीपी क्या है हमारी ऊर्जा की फॉर्म है, ठीक है। तो उससे क्या ऊर्जा का निर्माण होगा, तो इसे क्या जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। और इसे ये क्या करता है, ये हमारे जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का भी नियंत्रण करता है, उसके उपापचय का नियंत्रित करता है, ठीक है। और ये वसाओं का जो हमारी जो वसाएं होती है शरीर में वसा, उसका भी उपापचय का नियंत्रण करता है, उसको नियंत्रित रखता है। और इसमें क्या करते हैं, जैसे अब क्या है ये हमारे जोड़े होते हैं, मतलब घुटने या जो भी होती है जॉइंट, उसमें क्या है वसाओं को जमने नहीं देता है ये कार्टिसोल हार्मोन, ठीक है। इसलिए क्या है वसाओं का उपापचय करता है। और ये क्या है पर्दा विरोधी हार्मोन है। और इसलिए क्या होता है ये हार्मोन, इसका उपयोग क्या है गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। गठिया रोग मैंने आपको बताया जो हमारे जॉइंट होते हैं, जॉइंट या घुटने ले लीजिए, उसमें क्या है ये वसाओं को क्या है जमने नहीं देता है और उन्हें उनका उपापचय करता है, उनका नियंत्रण करता है। इसलिए इससे क्या है पर्दा विरोधी हार्मोन या क्या, और ये क्या है गठिया रोग के, जो गठिया रोग होता है मतलब जोड़ों में क्या है वसाओं का जमाव या ऐसे जो दर्द होता है, क्या जो वृद्ध आपने देखा होगा जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उन्होंने कहा उन्होंने से आपने सुना होगा जैसे भाई आज तो मेरे क्या है घुटने में दर्द हो रहा है, आज मेरे इस घुटने में दर्द हो रहा है, ठीक है। उनके क्या है तो उनको क्या है उम्र के हिसाब से क्या है वो प्रक्रिया क्या ये होती है, ये कार्टिसोल हार्मोन कम सक्रिय रहता है। तो उसमें क्या है अब उनमें क्या है वसाओं का क्या हो जाता है जमाव स्टार्ट हो जाता है उनमें। और ये फिर इसमें क्या है ये इसलिए इसे इसका उपयोग क्या है उनमें क्या है इसके गठिया रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, इस हार्मोन का उपयोग। और क्या होता है और किसका होता है, और ये क्या है ये हार्मोन क्या है एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया को रोकता है। एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया जब आप कभी उसमें जाइए फली के खेत में जाएंगे, गंवार के खेत में जाएंगे, जो गंवार की फलियां होती है आपने देखा होगा, तो उसके खेत में अगर जाएंगे ना तो आपके क्या शरीर पे क्या वो एलर्जी होना स्टार्ट हो जाएगी, जहां पे वो टच होगा वहां पे क्या होगा एलर्जी होना स्टार्ट हो जाएगी। और उस क्रिया को क्या बोलते हैं एंटीजन या एंटीबॉडी की उस समय क्या होती है क्रिया होती है। और इसका उपयोग क्या है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं
एलर्जी के में भी इसका उपयोग करते हैं। तो उसमें क्या, उस समय क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, खुजली चलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गए कार्टिसोल के कार्य। तो अब ये आप ये इसमें देखिए, ये क्या है, कार्टिसोल ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। और मैंने बताया किसके, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण करता है, ये वसाओं के उपापचय का नियंत्रण भी करता है। और ये क्या है, प्रदाह विरोधी हार्मोन है। इस हार्मोन का उपयोग गठिया रोग के उपचार में किया जाता है, इसके बारे में हमने बात करी। और हमने देखा कि हार्मोन क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया को रोकता है, मतलब एलर्जी होने से क्या है, ये बचाता है। और इसका उपयोग किस में, एलर्जी में किया जाता है। तो अब इसके बाद में हमने देख ली, हमने किसकी, कार्टिसोल हार्मोन की बात करी। अब हम कौन सा हार्मोन देखेंगे, एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में, ठीक है। ग्लूकोकार्डियस से ये निकलता है कार्टिसोल, और मिनरोकार्डियस से कौन सा हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन। अब हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो आपको कार्टिसोल हार्मोन के पता चला ये किस किस में कार्य करता है, हमारे क्या वसाओं का भी नियंत्रण करता है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय उसका नियंत्रण करता है, और एलर्जी में भी ये सहायक है, इसको कम करता है एलर्जी को भी, कार्टिसोल हार्मोन। और अभी हम किसके बारे में बात करेंगे, हम इस एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो अब ये देखते हैं हम ये क्या कार्य करता है, ठीक है। ये कौन से भाग से निकलता है, ये मिनरोकार्डियस से निकलता है, ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन के देख लेते हैं क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे शरीर में जो है सोडियम होता है उसका स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो अब उसको क्या करेगा, जब ये मान लीजिए हमारी क्या है, तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। ये तंत्रिका कोशिका होगी। तो ये क्या करता है, तो ये क्या यहां से क्या है, अब ये अब्जॉर्ब करता है किसको, सोडियम को। सोडियम को तो क्या करता है, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, ये उसमें अब अवशोषण कर लेगा, ठीक है। और अब उसका तो क्या करता है, Na प्लस सोडियम का तो क्या करेगा, अवशोषण करेगा। और किसका, पोटेशियम का क्या करेगा, पोटेशियम का त्याग कर देगा, पोटेशियम को क्या है, बाहर निकालता है। तो इसका स्तर क्या होगा, तो पोटेशियम का स्तर के जब ये बाहर निकालेंगे कोशिकाएं तो उसका पोटेशियम का स्तर तो कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके, ठीक है, तो ये पोटेशियम का स्तर कम होगा इसमें, और सोडियम का स्तर बढ़ेगा। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सोडियम को तो क्या करेगा, अवशोषण करता है, सोडियम का तो अवशोषण करता है, और पोटेशियम का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, ठीक है। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर यदि किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीजन जो एडिनल ग्रंथि है, एडिनल ग्रंथि को ये जो भाग है कार्टेक्स भाग, अभी हमने इसकी तो बात कर ली, इसका तो क्या कार्य है हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम भाई उसके बात करते हैं जो कार्टिसोल भाग है हमारा, ठीक है, कार्टिसोल भाग। तो अगर इस भाग को अगर हम हटा दिया जाए तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, तुरंत मृत्यु हो जाती है। अब कैसे हो जाती है तुरंत मृत्यु, अगर कार्टिसोल जो भाग है, अब हमने देखा कि ये क्या करते हैं, इनका भाई से तीन भागों में इसे भाग थे इसके कार्टिसोल के अंदर, ग्लूकोकार्डियस, मिनरोकार्डियस, ठीक है। और इनसे भी क्या है, अलग अलग हार्मोन निकल रहे थे, और सेक्स हार्मोन भी निकल रहा था। और ये क्या है, सोडियम, जो हमारा जो सोडियम है उसका अवशोषण करते हैं, ठीक है, उसका नियंत्रण करते हैं। तो अब अगर हम कार्टिसोल अगर हमारे शरीर से अगर निकाल दिया जाए, या कार्टिसोल भाग जो है, कार्टिसोल भाग को अगर शरीर से निकाल दिया जाए तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु क्यों हो जाती है, क्योंकि अब जो ये जो सोडियम है, सोडियम का क्या है, अवशोषण नहीं होगा, और ये इसका क्या हो जाता है, इसका उत्सर्जन हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या है, उत्सर्जन हो जाएगा। और जब ये सोडियम का पूरा उत्सर्जन हो जाएगा हमारे शरीर से, तो हमारी क्या है, तुरंत मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो हमने एल्डोस्टेरोन के बारे में बात करी। तो अब इस आपको समझ में आया कि एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल दोनों, तो ये तो हमने इसके बारे में बात कर ली
किसका, पोटेशियम को तो क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, और इसको क्या करेगा, सोडियम को क्या अवशोषण करेगा। और अगर ये पूरा ही, अगर हमारे शरीर से पूरा ही कार्टिसोल के भाग को ही हटा दिया जाए तो क्या होगा कि पूरा पूरा सोडियम क्या होगा, ये सोडियम का क्या होगा, उत्सर्जन हो जाएगा, तो हमारी क्या तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो अब आगे बात करते हैं, पहले आप देखिए इस नोट्स की, इनको नोट्स कीजिए। जैसे एल्डोस्टेरोन, हमने देखा एल्डोस्टेरोन हार्मोन, अब ये क्या करता है, यह हार्मोन की सोडियम का स्तर बढ़ाता है या अवशोषण बढ़ाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये पोटेशियम का स्तर क्या करता है, कम करता है। तो के प्लस का उत्सर्जन क्या है, बढ़ाता है, मतलब पोटेशियम का। और हमने देखा कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में एडिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को हटा दिया जाए तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शरीर से क्या होता है, सोडियम का उत्सर्जन हो जाता है, तो उससे क्या हो, तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि सोडियम और पोटेशियम का जो लैटिन नाम है, उन्हें और लैटिन नाम में क्या कहा जाता है, बताइए। और अगर इनकी वृद्धि हो जाए, अगर हमारे शरीर में पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम की क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो क्या होगा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, कौन सा रोग होगा या कौन सी बीमारी होगी हमारे शरीर में। तो क्या होगा, सोडियम का लैटिन नाम क्या है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम कहते हैं इसका, क्या नेट्रियम, नेट्रियम क्या बोलते हैं, नेट्रियम, ठीक है। और अभी बताइए, और पोटेशियम को क्या बोलते हैं, बताइए बताइए। पोटेशियम को हम बोल रहे, इसका लैटिन नाम होता है कैलेमिया, ठीक है। तो क्या होगा, कैलेमिया, ठीक है। क्या हो गया इसका नाम, कैलेमिया हो गया इसका नाम, लैटिन नाम, ठीक है। तो अब ये बताइए, जैसे हम लेते हैं किसको, सोडियम को लेते हैं, ये हो गया सोडियम, ठीक है। और अब यदि इसकी क्या हो भाई, सोडियम की क्या हो, कमी हो जाए, कमी, और यहाँ पे ले लेते हैं वृद्धि, ठीक है। तो अब इसकी हमारे शरीर में अगर सोडियम की कमी हो जाए तो क्या, कौन सा रोग होगा, अभी हमने देखा इसका लैटिन नाम क्या है। तो अगर पहले तो ये बात करते हैं, अगर कमी हो जाए और वृद्धि हो जाए तो क्या कहते हैं, वृद्धि और कमी को क्या बोलते हैं। तो कमी को हम क्या बोलते हैं, कमी को हम बोलते हैं हाइपो, ठीक है, और वृद्धि को बोलते हैं हम हाइपर, ठीक है। तो अब इनका लैटिन नाम जोड़ देंगे इसके अंदर, तो अब क्या होगा, कमी को क्या बोलते हैं, हाइपो, तो क्या नाम बन जाएगा, हाइपोनेट्रियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपो और ये, ठीक है, नेट्रियम। तो ये इसकी कमी से कौन क्या हो गया, कमी को क्या से होने वाला रोग को क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रियम। और अब वृद्धि को क्या बोलते हैं, हाइपर, तो क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रियम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपर, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लिख लेता हूँ, हाइपर नेट्रियम। वैसे तो मैं आपको स्क्रीन पे भी नोट्स प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हो गया किसका, सोडियम, और अब पोटेशियम का ले लेते हैं। तो पोटेशियम को भी हम इसी प्रकार से देखेंगे, जैसे के प्लस, तो अगर इसकी कमी और या वृद्धि, ठीक है। कमी को क्या बोलते हैं, कमी को हमने देखा हाइपर कहते हैं, और वृद्धि को क्या बोलते हैं, हाइपर, और कमी को हाइपो, ठीक है। तो अब कमी होगी तो क्या होगा, हाइपो, और इसका पोटेशियम का हमने देखा लैटिन नाम क्या है, कैलेमिया, तो क्या हो जाएगा, इसकी कमी को क्या बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। और उसी प्रकार से इसकी वृद्धि होगी तो क्या होगा, हाइपर कैलेमिया, ठीक है। वृद्धि को हाइपर कहते हैं और लैटिन नाम क्या है, कैलेमिया, तो हाइपर कैलेमिया, ठीक है। तो इसे देखिए नोट्स में, तो इसमें क्या होता है, ये इसका
सोडियम का लैटिन नाम हमने देखा नेट्रियम, और पोटेशियम का कैलेमिया, और सोडियम की अगर कमी हो जाए तो हाइपोनेट्रियम, और अधिकता हो जाए तो हाइपरनेट्रियम, और पोटेशियम की कमी हो जाए तो हाइपोकैलेमिया, और अधिकता हो जाए तो इसकी क्या बोलेंगे, हाइपरकैलेमिया। तो मैंने आपको बताया कमी को क्या बोलते हैं, हाइपो, और अधिकता को हाइपर कहते हैं। तो अब इसके बाद में हमने किसकी, कार्टिसोल, जो कार्टिसोल हम भाग पढ़ रहे थे उसमें हमारा कौन सा भाग रह गया था, तीसरा भाग रह गया था, ठीक है। कौन सा, सेक्स हार्मोन के बारे में हमने अभी बात नहीं करी, तो अब उसके बारे में बात करते हैं कि मेल से कौन सा निकलता है, फीमेल से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो ये तो क्या है, सिर्फ यहाँ से तो क्या है, ये जो हार्मोन है यहाँ से तो सिर्फ क्या है, सिर्फ कुछ मात्रा में ही हार्मोनों का स्राव होता है। यहाँ से एडिनल ग्रंथि से क्या होता है, सिर्फ सेक्स हार्मोन का सिर्फ थोड़ा सा भाग यहाँ से स्रावित होता है, बल्कि जो पूरा जो कंट्रोल होता है यहाँ का, ये सिर्फ वृक्षण और अंडाशय से, जो हमारे वृक्षण और अंडाशय जो है, ठीक है, ग्रंथि, वहां से नियंत्रण होता है, ठीक है, वहां से इनका कार्य होता है। तो यहां से तो सिर्फ ये इसका कुछ 3 या 4% मान सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, ये हार्मोन। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे भाई, पुरुष में कौन सा निकलता है, और ठीक है, महिला में कौन सा निकलता है। तो पुरुषों में हमने बात करी थी, पुरुषों में निकलता है टेस्टोस्टेरोन। पुरुषों में कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिला में एस्ट्रोजन, ठीक है। तो अब ये क्या होता है भाई, इसमें क्या होगा भाई, अगर पुरुषों में क्या हो भाई, पुरुषों में अगर ये सेक्स हार्मोन की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, जैसे ये मेल है, ठीक है, ये बात कर लेते हैं हम, मेल है, ठीक है, ये मेल है। अब इसमें क्या हो, सेक्स हार्मोन की क्या हो, वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, ठीक है, ये सेक्स हार्मोन हो गया, ठीक है, ये सेक्स हार्मोन है। अब इसकी क्या हो, अब इसकी क्या वृद्धि होगी साहब, किसमें होगी, पुरुष में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें महिला के लक्षण आ जाएंगे, ठीक है। अगर पुरुष में किसकी, सेक्स हार्मोन की अगर वृद्धि हो जाए तो इसमें महिला के लक्षण आ जाते हैं, और उन लक्षणों को क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्ट्रिया कहते हैं, ठीक है, गायनेकोमेस्ट्रिया कहते हैं। और अब इसमें किसकी, फीमेल की बात कर लेते हैं, जैसे ये फीमेल, ठीक है, पहचान लिया, ये होगी फीमेल, ठीक है। और इसमें भी अगर क्या हो, हार्मोन की अगर वृद्धि हो जाए, सेक्स हार्मोन की अगर वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, तो इसमें पुरुषों के क्या हो जाएंगे, इसमें पुरुषों के लक्षण आ जाएंगे। पुरुषों के लक्षण मतलब दाढ़ी मूंछ आना, इस प्रकार से, ठीक है। तो पुरुषों के लक्षण आ जाएंगे, और इसको क्या बोलते हैं, इसको अगर पुरुषों के लक्षण, महिला में पुरुषों के लक्षण आ जाए तो इस रोग को के विकार को क्या बोलते हैं, विरलिज्म कहते हैं, ठीक है, विरलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अमी से आप नोट्स में देखिए, तो इसमें कौन सा, ये सेक्स हार्मोन निकलता है। और हमने बात करी कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन महिला में, और अगर इसकी पुरुष में अगर इसकी वृद्धि हो जाए तो इसमें किसके, महिला के लक्षण आ जाते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्ट्रिया कहते हैं, गायनेकोमेस्ट्रिया। और महिला में अगर इसकी वृद्धि हो जाए तो पुरुषों के लक्षण आ जाते हैं, और उसे हमने क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं विरलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, कार्टिसोल हार्मोन जो है, कार्टिसोल हार्मोन है, अगर उसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है। हमने बात देखा था भाई, कार्टिसोल था भाई, तो मेंडुला और एक कार्टिसोल के बारे में बात करी। तो अगर उसकी ही कमी हो जाए, कार्टिसोल की, तो कौन सा रोग होता है। तो उसमें जो है, उसमें एडिसन रोग होगा, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं एडिसन रोग की, एडिसन रोग, ठीक है,
एडिशन रोग या विकार, ठीक है। तो अब ये किसकी वजह से होता है एडिशन रोग? एडिशन रोग होता है कार्टिसोल हार्मोन जो है उसकी कमी हो जाए, तो उसकी कार्टिसोल हार्मोन की कमी से एडिशन रोग होता है। और इस रोग, ये रोग जो है रक्तदाब तथा उपापचय क्रियाएं इसमें क्या है घट जाती है। हमने जो अभी बात करी थी कार्टेक्स हार्मोन में हमने बात करी थी कि ये क्या होता है, इसमें क्या होता है हृदय धड़कनें बढ़ जाती है, रक्तदाब, ये जो भी ये चीजें होती है हमने बात करा। तो अगर अब इसकी कमी हो जाए, किसकी? कार्टिसोल हार्मोन, अगर उसकी कमी हो जाए तो इनका क्या हो गया, अभी इनका क्या कमी हो, इनकी क्रिया घट जाएगी। क्रियाएं जैसे रक्तदाब हो गया और उपापचय क्रियाएं हमने देखा था, ये वसाओं का, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता था, ये उपापचय करता था, ठीक है। तो अब इनकी क्रियाएं क्या घट जाएंगी, ठीक है, इसमें एडिशन रोग में। और इस रोग में क्या होता है, शुगर का स्तर कम हो जाएगा। हमने देखा था ये क्या करता था, ये शुगर का स्तर, हमने जीवन रक्षक के हार्मोन के बारे में बात करी थी, तो उसे क्यों कहा जाता था, हमने बात करी कि ये शुगर का क्या है स्तर बनाए रखता था, शुगर, ठीक है, मतलब ग्लूकोज का क्या स्तर बनाए रखता था, तो उसे जीवन रक्षक कहते थे। तो अब ये क्या है, इसकी कमी हो जाएगी, तो इस रोग में क्या है, शुगर का स्तर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस रोग में शरीर से जो है क्या हो जाएगा, जल और क्या हो जाएगा, सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन हो जाएगा। तो हमने बात करी थी वो भाई कार्टिसोल, ठीक है, कार्टिसोल में हमने बात करी थी कि ये क्या करता था, सोडियम और क्या करता था, जल का क्या करता, अवशोषण करता था। तो उसमें अब ये क्या है, एडिशन रोग हो जाएगा, तो उस व्यक्ति को क्या होगा, तो अब ये उत्सर्जन की वजह, ये अवशोषण की जगह उत्सर्जन इनका अत्यधिक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, हमारी जो अभी शरीर से पूरा सोडियम, मतलब सोडियम उत्सर्जन होगा और जल भी क्या है, उसकी भी कमी हो जाएगी, तो हमारी त्वचा क्या हो जाएगी, कांस्यपूर्ण हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से दुर्धरी टाइप में हो जाएगी। तो एडिशन रोग के बारे में देखिए, एडिशन रोग में क्या होता है, कार्टिसोल हार्मोन की कमी हो जाती है। इसकी किसकी वजह से होता है, ये कार्टिसोल हार्मोन की वजह से होता है। और इस रोग में रक्तदाब, उपापचय क्रियाएं घट जाती है, हमने बात करी। इस रोग में शरीर में शुगर का स्तर कम हो जाता है, और इस रोग में शरीर से जल और सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन हो जाता है, और जिसके कारण जो है त्वचा जो हमारी क्या कांस्यपूर्ण हो जाती है। तो अब इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, कुशिंग रोग की। तो अब कुशिंग रोग क्या होता है और ये किसकी वजह से होता है, वो भी देखते हैं। भाई ये कुशिंग रोग किस वजह से होता है? कुशिंग रोग, अभी मैंने एडिशन रोग की बात करी थी। एडिशन रोग में हमने देखा ये क्या है, इसमें उनकी क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं घट जाती है, शुगर का स्तर कम हो जाता है, ठीक है। अब हम कुशिंग रोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब कुशिंग रोग किस की वजह से होता है? भाई एडिशन रोग हमने देखा, एडिशन क्या होता है, हमने देखा था एडिशन रोग जो है, एडिशन रोग तो किसकी वजह से होता था, कार्टिसोल हार्मोन की क्या कमी से होता था, ठीक है। तो अब कुशिंग रोग होगा इसकी अधिकता से, कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता से क्या होगा, कुशिंग रोग होगा, ठीक है। तो इस रोग में शरीर में क्या वसाओं का अत्यधिक जमाव होगा। अभी हमने एडिशन रोग में देखा, इसमें वसाओं का क्या है, वसाओं का जमाव मतलब ना के बराबर था, वसाएं खत्म हो रही थी। और इसमें क्या है, इसमें शुगर का स्तर भी उसमें ठीक है, एडिशन रोग में शुगर का स्तर कम हो रहा था, ठीक है। और तो अब इसमें क्या होगा, तो अब इसमें क्या शरीर में वसाओं का अत्यधिक जमाव हो जाएगा, और इसके कारण क्या है, हमारी जो हड्डियां, जो बोन है और मांसपेशियों का विकास अत्यधिक हो जाएगा। इसमें क्या है, हमारी जो हड्डी का और जो मांसपेशी है उसका विकास अत्यधिक हो जाएगा। तो ठीक है, अब भाई हमारे शरीर में जब अत्यधिक क्या होगा, जब कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता होगी तो हमारे शरीर में अत्यधिक क्या बनेगा, वसाओं का जमाव होगा। वसाओं के जमाव से क्या है, हमारे शरीर में मांसपेशियों में क्या, मांसपेशियां अधिक उनका विकास होगा और बोन का, हड्डी का विकास होगा, ठीक है। और हमने बात करी थी, अब इसमें क्या होगा, शुगर, भाई उसमें तो क्या शुगर का स्तर कम हो रहा था, अब इसमें क्या होगा, इस रोग में शुगर का स्तर क्या होगा, अत्यधिक हो जाएगा। तो कुशिंग रोग के बारे में हम देखते हैं
कुशिंग रोग, ये रोग जो कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता से होता है और इस रोग में शरीर में क्या होता है, वसाओं का जमाव अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो बोन है और जो मांसपेशियों का विकास अनियंत्रित हो जाता है। और इस रोग में शरीर में क्या होता है, शुगर का स्तर अत्यधिक रहता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगला। ठीक है, तो आपको इनका नोट्स बनाइएगा और अच्छी तैयारी कीजिएगा। और तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले